ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सभी को आवाज आ रही है मेरी? Am I यस audible as सर। well as visible? Okay, so I welcome you all to the Avanti classes. ठीक है, आप सभी का स्वागत है। I hope कि I'm audible to everyone and I'm visible also. Okay, so just give me a thumbs up so that I can get to know कि आपको मैं दिख रहा हूँ and you are also, you can hear me, you can listen to me. Okay, okay. Hello. हेलो सर। सर मैं निशांत हिमाचल Hi प्रदेश से निशांत। ना, मुझे कुछ जी। Sure, sure. अनाउंसमेंट करनी है बच्चों। हाँ जी, तो बच्चों अभी मैं आप सबसे पहले गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? गुड आफ्टरनून बढ़िया सर। सब? यस अच्छे हैं ना सब? यस सर। एक्साइटेड हो क्लासेस के लिए? यस सर। अच्छा, मेरे को हैंड रेज करेगा हिमाचल से किस किसने ज्वाइन किया है? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, मैं ना एक ये गूगल फॉर्म सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। मैं एक लिंक शेयर करूंगा आपके चैट बॉक्स में, तो आप बच्चे ये लिंक को, आप इस गूगल फॉर्म को अभी फिल कर देना, ठीक है, क्लास के टाइम पे। सर एक बार आप भी सर इन बच्चों को, अगर कोई और ज्वाइन होता है उस बच्चे को सर प्लीज ये लिंक शेयर कर जी देना। बिल्कुल, डेफिनेटली। ये सिर्फ आप बेसिकली 1-2 दिन के लिए रहेगा, आपके अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए, ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, उसके बाद से ये अपना आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये 1-2 दिन के लिए आपको ये फॉर्म हम शेयर करेंगे, आप ये फॉर्म फिल करना है आपको, ठीक है? ओके 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 सर। सर एक इंस्ट्रक्शंस देना है। तो दिल्ली से जितने भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं इस बैच में, और बाकी सब भी कर सकते हैं, तो आपके ग्रुप में तो हिमाचल के बच्चों के ग्रुप में जाता होगा ये लिंक, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि दिल्ली के जितने भी बच्चे जो जा रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे क्लास में, वो सभी क्लास में रहते हुए गूगल लिंक को फिल करेंगे, ठीक है? बाद में क्योंकि मैं अलग से ग्रुप में नहीं शेयर करूंगी अटेंडेंस का, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास के एंड में या में आप सर को बोले कि सर हमें लिंक दे दीजिए, और देन यू विल गिव योर अटेंडेंस, ठीक है? चलो ओके, यस मैम। थैंक यू सर। Thank you, ma'am. All right, so shall we begin our class? सब लोग आ चुके हैं? अच्छा, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? एक बार ये बता दो, because it is very important, right? आप लोग मुझे सुन पाएंगे तभी तो समझ पाएंगे। Thank you so much. Thank you for your reactions. तो as I have told, काफी सारे बच्चों ने आज पहली बार ज्वाइन किया है। It's a first class for a lot of students, right? यस सर। राइट। सो जल्दी से एक चैट में हमें ना क्विक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबसे, है ना? तो हमको क्या बताना है, सबको क्या बताना है? अपना जगह बतानी है जहाँ से वो आए। जैसे कि अगर आप हिमाचल से पढ़ रहे हैं, है ना, फिर आप दिल्ली से क्लास ज्वाइन करिए आपने, या कहीं और से, तो आपको बस चैट में मुझे बताना है ना? एंड मीनवाइल आल्सो आई विल आल्सो गिव माय इंट्रोडक्शन। ओके, सो अर्चित इज फ्रॉम हिमाचल, वेलकम अर्चित। अंशिका इज फ्रॉम दिल्ली, पूजा, सुमेला, शानवी, आयुष। Okay, a lot of students are from Delhi, Himachal as well. All right. Okay. So बच्चों, आपको जो गूगल फॉर्म दिया गया है, आपको साइमल्टेनियसली वो भी फिल करना है, ठीक है? तो आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है, ये अभी क्लास हमारी स्टार्ट नहीं हुई है ना, तो इस टाइम को यूटिलाइज करके इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर दो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल हार्डली टेक 1 or 2 minutes. Okay. So meanwhile you fill this also and then we will start our class, right? यस सर। Okay. कोई भी दिक्कत आती है किसी को भी तो आप लोग बताएंगे फॉर्म से रिलेटेड। चलिए, तो आई थिंक काफी लोग आ चुके हैं। जितने टाइम में आप गूगल फॉर्म स्टार्ट करते हो, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको दिखे जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट? सर योर इंट्रोडक्शन। खुशी, दैट्स, या आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन, डोंट वरी, ऑब्वियसली आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन। हाउ विल आई स्टार्ट द क्लास विदाउट गिविंग माय इंट्रोडक्शन, राइट? सो या, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको विजिबल है या नहीं, है ना? बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है? तो आई थिंक आपको दिख जानी चाहिए अभी। विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? कोई बता दो अनम्यूट करके जल्दी से, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि वो
कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस। ओके ओके, कैपेसिटेंस आज का हमारा जो है नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, 12th क्लास का नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैपेसिटेंस। तो इसके अलावा जो भी आपने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, हम वो रिवाइज करते रहेंगे टाइमली, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कैपेसिटेंस होगा, साथ में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स जो कि कुछ बच्चों के पहले से छूटे हुए, तो ये केवल उनके लिए है जो पहले से क्लास ले रहे हैं। जो क्लास नहीं ले रहे हैं, जिन्होंने आज स्टार्ट करी है, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो भी कॉन्सेप्ट मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसको एक तरह से रिविजन की तरह लेना है आपको, है ना। आपको मैं एक तरह से रिवाइज कराऊं, और हमारा जो मेन क्लास है आज का, वो तो हमारा नया चैप्टर है ही सही, कैपेसिटेंस, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास, लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज सुविज्ञ गौतम, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा मैं जो लिख रहा हूँ। क्या आपको दिख रहा है? इज माई स्क्रीन विजिबल बच्चों? यस सर। But whatever I'm writing, is it visible to you? No. नहीं? I was assuming so. Just give me a second, okay? Meanwhile, आप फॉर्म भर लीजिए पूरा। जिसका फॉर्म हो गया है ना, by the way, just put up as done, okay? चैट में आप डन लिख दो, जिसका भी हो गया है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक अब आपको दिख जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच शिवानी, नंदिनी एंड ऑल ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, जिसका हो गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे फिर से एक बार बताओ प्लीज कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, जो भी हम यस पढ़ने सर। वाले हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच। यस सर। ओके ओके, चलो अभी आप जो मैं लिखूंगा वो बताइएगा कि आपको दिख रहा है क्या। आई होप इट इज विजिबल। सो Yes sir. माय नेम इज सुविज्ञ, ओके। थोड़ा रेयर नाम है, आपने शायद ही सुना होगा, ठीक है। सो माय नेम इज सुविज्ञ गौतम एंड आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी फॉर दिस सेशन। देखो, कुछ क्लासेस आपकी मैं लूंगा, कुछ क्लासेस आपकी नवीन सर लेंगे, ठीक है। वो भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे जब वो आएंगे। अभी फिलहाल फॉर सम टाइम वी आर गोना स्टडी स्पेशली दिस चैप्टर, ओके। तो मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 years से टीचिंग में कर रहा हूँ, एंड आई अबव 500+ स्टूडेंट्स हैव मेंटर्ड फॉर जेई एंड नीट, ओके। जो पहले में जिन्होंने क्लास ली हुई है मेरी यस्टरडे, वो ऑलरेडी जानते हैं मुझे, ठीक है। सो दिस इज, यस, हु इज दिस? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? खुशी ने हैंड रेज किया अपना, बताओ खुशी क्या हुआ? बच्चा देखो, सबसे पहले मेरी एक बात सुनो। अगर आपको कुछ बोलना है तो हम क्या, बहुत सारे लोग हैं मीटिंग में, राइट? तो अगर हम सब एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा? एको होगा, शोर होगा, है ना, डिस्टरबेंस होगा। तो हम क्या करेंगे कि हैंड रेज करेंगे, जिसको भी जो भी बोलना है हैंड रेज करो, मैं आपसे खुद पूछ लूंगा जो भी आपको पूछ, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। द नेम इज सुविज्ञ, ओके, एंड आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स फॉर दिस सेशन। दैट इज माय इंट्रोडक्शन। आई एम फ्रॉम राजस्थान, कोटा, आपने सुना होगा, वेरी फेमस फॉर जेईई एंड नीट, राइट? सुना है? यस सर। So I'm from there Yes, only. sir. That's my place. Okay, and I live in Delhi. Delhi is where I live. ठीक है, तो I think that is enough introduction from my side. बाकी तो आप लोग मेरे बारे में जानोगे सही धीरे धीरे, और मैं आपके बारे में जानूंगा, है ना? Yes, तनिष्क, you have raised your hand. सर दिल्ली हाँ? में कहाँ से? दिल्ली में रजौरी गार्डन। अच्छा सर। आप कहाँ से हो? आप दिल्ली से ही हो ना? कहाँ पे रहते हो तनिष्क? यस सर, कहाँ मंगोलपुरी। पर? मंगोलपुरी रहते हो, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, आपको है ना दिल्ली बुलाया जाएगा कभी कभी ऑफलाइन पढ़ने के लिए, तो हो सकता है हमारी ऑफलाइन भी मुलाकात हो, है ना, ऑफलाइन भी हो सकता है हम मिलें दिल्ली में। और हिमाचल के बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं, हिमाचल भी आते हैं हम लोग पढ़ाने ऑफलाइन, ठीक है। तो हो सकता है हम आपको पढ़ाने ऑफलाइन भी आए वहाँ पे, तब भी हम मिलेंगे, है ना। तो जब तक ऑफलाइन नहीं मिलते हैं तब तक ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यार, काफी टाइम हो गया है ना, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कुछ बच्चों का क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस छूटा हुआ है इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, तो मैं उसको क्विक एक रिविजन करा रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो हैंड रेज भी करेंगे और चैट में भी लिखेंगे, ठीक है। और अगर समझ में नहीं भी आता, जैसे कुछ बच्चों की नई क्लास है, उनको घबराना नहीं है, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हम कवर करके आगे बढ़ेंगे, और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कैपेसिटेंस, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं बीच में कि सर ये तो आप बीच में से पढ़ा रहे हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। तो ऐसा नहीं सोचना है, इट्स जस्ट अ रिविजन क्लास फॉर यू गाइस। इट विल बी हार्डली ऑफ 10 to 15 minutes,
ठीक है। और जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज पहले, ठीक है। कैपेसिटेंस से पहले जो हम रिवाइज करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। सब लोग इधर ध्यान देंगे। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ ओनली। हमने लास्ट क्लास में जो बच्चे थे क्लास में, उन्होंने केसीएल और केवीएल पढ़ा था मेरे साथ में, याद होगा आपको, है ना। मैंने रिवाइज करने के लिए भी बोला था। और जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है उन्होंने भी अपनी स्कूल में या फिर क्लासेस में कभी किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। केसीएल क्या होता है बच्चा, हमारा हमारा केसीएल होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पे हमारी वायर्स मिल रही होती हैं, कई सारी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, वहां पे जब हमें करंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सॉरी पोटेंशियल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस जंक्शन पे, इस पॉइंट पे टोटल जो एल्जेब्रिक्स हमें करंट का उसे जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो ये केसीएल हमें बताता है। केवीएल क्या बताता है हमें, ये कौन बताएगा, तनिष्क? लास्ट क्लास में कौन कौन था? आई होप याद होगा सबको। हाँ, केवीएल का फॉर्मूला बता दो, चलो ज्यादा मत बताओ, फॉर्मूला बता दो। सर डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 होता है, समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू वेरी गुड, चलो याद है कल का कुछ। तो समेशन ऑफ डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी है ना, कोई भी सर्किट है, जैसे तुम्हें सर्किट दे दिया कोई, है ना, ऐसे सर्किट दे दिया, यहाँ से मिला दिया इसको, यहाँ से मिला दिया, यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दिया, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो होते हैं ना बच्चा, उसको क्या करते हैं हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर हम केवीएल की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब आप टोटल एल्जेब्रिक सम निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस का हर एक वायर में, और आप उसका समेशन करोगे, एडिशन करोगे, तो आप पाओगे कि टोटल जीरो है एक पूरे लूप में, यानी एक पूरे सर्कल में, ठीक है। तो ये हमें केवीएल बताता है। तो ये केवीएल जो किरचॉफ लॉ है, आई होप ये आपको थोड़ा बहुत पता होगा ऑलरेडी, पहले नहीं पता है तो आप पूछ भी सकते हैं बीच में, ठीक है। यही हम यूज करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए। तो एक बार हम समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा यूज होता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में, जहां पे किरचॉफ लॉ का यूज किया जाता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। जो पर्पस है हमारा यूज करने का व्हीटस्टोन ब्रिज, इट्स अ टाइप ऑफ ब्रिज एक्चुअली, इट्स अ टाइप ऑफ यू कैन से फिनोमेना इन विच वी आर अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, ठीक है, किरचॉफ लूप रूल या केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ऐसा होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, कई बार सर्किट में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता होती है, बाकी चीजें पता होती है, लेकिन आर अननोन होता है। तो वो कैसे निकालोगे? अब वैसे तो ओम्स लॉ से निकाल लोगे, V इक्वल्स टू IR, तुम पढ़ रखे हो 10th क्लास में, सबको आता है। पर कई बार हमको नहीं पता होता है ना कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि हमें नहीं पता करंट के बारे में या पोटेंशियल के बारे में, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से जहां हम ओम्स लॉ लगा ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वहां पे तुम्हें कौन मदद करने आता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें डिफाइन करेंगे, पहले उस चीज को समझना ध्यान से, और उसके बाद आगे इसका यूज कैसे करते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले तो एसी जो है आपका, वो क्या है, एक बैटरी आर्म, यानी कि बैटरी से कनेक्टेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे ए पॉइंट और सी पॉइंट किससे कनेक्टेड है बच्चों? ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब ये मत पूछना कि सर ये क्या होती है, ये बैटरी होती है ना। बैटरी और सेल के बारे में आई होप सबको पता होगा, बेसिक चीजें मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो भी आप पूछ सकते हो, है ना, लेकिन आई होप पता हो। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया हमने दो रजिस्टर से, R1 और R2। इनको हमने मिलाया दो नोड से, B पॉइंट और D पॉइंट, ठीक है। और फर्दर मोर D और B पॉइंट को हमने C पॉइंट से मिला दिया, जो कि एक बैटरी आर्म से कनेक्टेड है, या बैटरी आर्म का पार्ट है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। मतलब कहने का मतलब ये है। तो टोटल रजिस्टर्स कितने हो गए? टोटल रजिस्टर्स कितने हो गए हमारे सर्किट में, बताओ? 4, ठीक है। R1 R2 R3 और R4। अब जो मेन जो गेम है ना, जो हमारे समझने वाली बात है, वो है बीडी। तो बीडी हमारा क्या होता है बच्चों? इट इज एन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर पता है सबको क्या होता है? यस सर। क्या काम आता है गैल्वेनोमीटर, बताओ? अरे क्या देता है बच्चा? करंट की रीडिंग देता है। डिफ्लेक्शन एंड करंट। आपकी आवाज नहीं आ रही। करंट मेजरमेंट, बच्चे बोल रहे हैं करंट मेजरमेंट, ठीक है। तो एम मीटर भी तो करंट मेजरमेंट देता है। फिर गैल्वेनोमीटर का क्या मतलब है? मतलब व्हाई वी आर यूजिंग गैल्वेनोमीटर, कोई बताएगा? एम मीटर क्या करता है? फिर एम मीटर भी तो वही करता है। सर
सर एमीटर करंट को मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस है नहीं बताता है। अच्छा, कोई अग्री करता है इसकी बात से? तनिष्क की बात से कोई अग्री करता है या फिर सब लोग बोल रहे हैं कि सर हमें नहीं पता? तनिष्क को ही बात करने दो आज तो क्लास में, हमारा रिप्रेजेंटेटिव तनिष्क ही है, हमारे बिहाफ पे वही बोलेगा। या कोई और भी बोलना चाहेगा कुछ? अरे बोलो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, पूरा बहुत लंबा आगे का सेशन है, ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा आपको कुछ भी। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो भी चलेगा, जितना आता है उतना बोल दो। स्मॉलेस्ट यूनिट मेजरमेंट, तो देखो बच्चा, एमीटर क्या है कि बहुत लिमिटेड होता है। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या होता है? एमीटर बहुत लिमिटेड होता है, जैसे कि करंट अगर कांस्टेंट है तो एमीटर यूज किया जा सकता है, वेरिएबल करंट है अगर करंट चेंज हो रहा है तो मुश्किल है ना, गैल्वेनोमीटर का वहां पे जरूरत पड़ता है। स्मॉल स्मॉल यूनिट होते हैं, उनको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक अपडेटेड एमीटर है ना। एमीटर से सब काम हमारा हो रहा होता तो हम गैल्वेनोमीटर बनाते ही क्यों, कोई भी जिसने ये बनाया है ना, गैल्वेनोमीटर इसलिए बनाया गया। तो यहाँ पे बीडी क्या है? गैल्वेनोमीटर आर्म है, कहने का मतलब बीडी, बी और डी पॉइंट को हमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब सिंस इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमेशा अज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि करंट जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा है वो जीरो होता है, ठीक है। ये आपको मान के चलना है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका, वो तभी कंप्लीट होगा जब आपके गैल्वेनोमीटर आर्म में जो करंट फ्लो हो रहा है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, जहां पे रेजिस्टेंस नहीं हो करंट भी फ्लो नहीं होगा। करंट कहाँ फ्लो होगा? जहां से रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे IG इक्वल्स टू 0, ये मेन चीज है। और बाकी के रेजिस्टेंस में, रजिस्टर्स में करंट फ्लो हो रहा है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्या क्या है? I1, I2, I3 एंड I4, ठीक है। ये हमारे करंट है। अब इसमें आप देख सकते हो कि I2 तो I4 के बराबर है, दिख रहा है आपको? अगर आपका बीडी नहीं होता तो R2 और R4 तो सीरीज में कनेक्ट होते। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? यस सर। आ रहा है? ऐसे ही R1 और R3 भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो R1 और R3 में से भी सेम करंट फ्लो होगा। ये भूल तो नहीं गए बच्चे हमारे कि जब सीरीज में रजिस्टर्स होते हैं तो उनमें करंट जो होता है वो सेम होता है, इसमें भी I होगा और इसमें भी I होगा, है ना। और जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं यही रजिस्टर्स, तो जो करंट होता है वो अलग अलग होता है ना। इसमें I1 और इसमें I2 दोनों अलग अलग होंगे, है ना। अगर रजिस्टर्स अलग है तो ऑब्वियसली ये R1 है, R2 है ना। तो ये चीजें, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे वापस से आ जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या बात करी कि IG यानी कि गैल्वेनोमीटर वाली आर्म से जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो जीरो है, और R2 और R4 ऊपर की दोनों आर्म्स में सेम करंट फ्लो हो रहा है, I1 इक्वल्स टू I3, और नीचे वाली में सेम हो रहा है I2 इक्वल्स टू I4। यहां तक सब क्लियर है। अब मेन बात करते हैं कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है R4, है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। R1 दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन, R2 भी दिया हुआ है, R3 भी दिया हुआ है। R3 आपका स्टैंडर्ड आर्म बोला जाता है, यानी कि आपको ये फिक्स करके रखना है, ठीक है। आपको R4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो R4 की वैल्यू निकालते कैसे? केवीएल की हेल्प से, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप रूल, एक ही बात है ना। सबको याद आ गया? अब देखो, जिसको याद है वो मेरे साथ बोलेगा, जिसको याद नहीं उसको मैं समझाते हुए आगे चलूं, ठीक है। तो सबसे पहले केवीएल लगाएंगे ADBA में। बताओ भाई, याद आ रहा है? शिखा, तनिष्क, यस कौन कौन है आया आज क्लास में? आए Yes, सब sir. लोग, कल वाले सारे बच्चे? चलो बताओ कैसे लगाएंगे केवीएल, कल सिखाया था ना, आज तुम ड्रॉ लगाओ। करना। सबसे पहले करंट ड्रॉ कर दिया, वेरी गुड। ADBA कौन सा हो गया बच्चों? ADB और A, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? ADBA का मतलब क्या हुआ बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना। A से स्टार्ट किया है, D पे आए, D से स्टार्ट किया, B पे गए, और B से वापस A पे आ गए, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था? जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज पाथ पे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा पाथ का जो डायरेक्शन है वो रजिस्टर से जब हम गुजर रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है या सेम है। तो जब करंट के डायरेक्शन के सेम होता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव ले लेते हैं। पाथ भी अगर राइट में है और करंट भी अगर राइट में है तो क्या लेंगे? डेल्टा V को। तो नेगेटिव। देख के बताओ, भूल गए हो और तो। नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं फिर से बता देता हूं, हमारा केवीएल जो रूल यूज कर रहे हैं हम, वो क्या था बच्चों? डेल्टा V का समेशन 0 करना है पूरे पाथ में। तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनको भी समझ में आ जाएगा केवीएल क्या होता है, ठीक है। डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है, पोटेंशियल ले रहे हैं हम, ईएमएफ ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करते जाना है जहां जहां हम जाएंगे, हर रजिस्टर या फिर सेल पे, ठीक है, सेल या रजिस्टर पे हम जहां जहां जाएंगे उस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस हमको ऐड करते हुए जाना है, पूरा पाथ कंप्लीट करना है और फिर समेशन निकालना है और इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। 0 होता है क्योंकि पूरा सर्कल काट लिया ना आपने, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 ही रह गया, बचेगा ही नहीं, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से होता है, पढ़ा था हमने, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले R1 पे आए, I1 करंट है, R1 रजिस्टर है, तो V इक्वल्स टू IR पढ़ा था बचपन में, पोटेंशियल होता है ना। तो इसमें नेगेटिव होगा, अभी हमने डिस्कस किया, करंट और पाथ दोनों सेम डायरेक्शन में है, करंट भी इधर है, पाथ भी इधर है ना। कितना हो गया, V इक्वल्स टू I1 इंटू R1, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। आगे चले, 0 क्यों लिखा है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर पे हमने अज्यूम किया है कि करंट कितना है, हाँ 0। हाँ, IG 0 है। अब IG 0 है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, इसका जितना भी मिनिमम रेजिस्टेंस होगा जो भी होगा उससे 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 0 ही बन जाएगा एक तरह से, है ना। तो इसकी वैल्यू हमें 0 लेनी है। आगे चलते हैं, अब इधर आ गए, R2 पे आ गए। R2 की केस में देखो, करंट तो जा रहा है इधर, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, करंट तो जा रहा है इधर, है ना, इधर आ जाओ व्हीटस्टोन ब्रिज पे, और पाथ तुम्हारा देखो एंटी क्लॉकवाइज आके इधर की तरफ आ रहा है, यानी उल्टा, करंट आ रहा है इधर से, पाथ आ रहा है इधर से, दोनों अपोजिट हो गए, तो डेल्टा वी क्या होना चाहिए अब इस बार, पॉजिटिव, वेरी गुड। तो इस बार क्या हो जाएगा, डेल्टा वी पॉजिटिव, यानी प्लस का I2 R2 इक्वल्स टू 0 हम करते ही है। सॉल्व किया बच्चों, क्या आ गया, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R। सबको समझ में आया, यस सर। आना बोलो भाई, समझ में आया सबको, ठीक है। सेम किरचॉफ लॉ आपको CBDC के लिए लगा देना है। CBDC पता है, C से चालू करो, B पे जाओ और D और C पे वापस आ जाओ, यानी कि ऐसे जा रहे हैं इस बार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। नहीं बच्चों, क्लॉकवाइज नहीं हुआ ये, क्लॉकवाइज कैसे होता है सर, इसलिए बीच में देखो कुछ चीजें गलत बोलूंगा, मैं पहले से बता रहा हूँ, कुछ चीजें जानबूझ के गलत बोलूंगा, जस्ट टू चेक कि आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, है ना। क्योंकि होता है ऐसे, जब मैं पढ़ाई करता था, तुम्हारी उम्र का था, तब मैं भी बीच में थोड़ा कुछ खो जाता था, तो वो खोना नहीं है, ये तुम खो भी जाओगे वापस ले आऊंगा मैं तुमको, ऐसे, है ना। तो क्लॉकवाइज तो देखो ऐसे होता है, ऐसे, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज लिया है हमने CBDC में, तो एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो वापस से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले R4 में गए, R4 में करंट आ रहा है इधर, पाथ जा रहा है उधर, अपोजिट साइड यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव ले लिया तो I4 R4 हो गया। आ गए गैल्वेनोमीटर पे, चलते 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 ऐसे आगे हो गए, गैल्वेनोमीटर पे आ गए, करंट ही 0 है तो वैल्यू भी 0 हो जाएगी पोटेंशियल की। फिर आगे आए R3 पे, अब है रास्ता क्या, ऐसे, करंट का रास्ता क्या, ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन, यानी कि माइनस I3 R3। सॉल्व किया, आ गया I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। ये दोनों इक्वेशन से 1 और 2 सॉल्व करने पे हमको मिला R2 बाई R1 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। सॉल्व कर लिया दोनों को, तो R4 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई सर, R2 R1 और R3 पता होगा, अगर ये तीन चीजें आप हमें दे दोगे तो हम आपको अननोन डिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दे देंगे। जल्दी से इसको लिख लो, कॉपी में लिख लो, नोटबुक रखा करो साथ में। जो बच्चे नए आए हैं उनको बता दूं मैं, आपको एक नोटबुक, एक पेन या पेंसिल, जो भी आप रखना चाहो, आपको रखना है हर क्लास में बच्चों, ठीक है। तो जो भी सर नोट्स बनवाएंगे आपको साथ में नोट करते रहना, राइट। चलो, अच्छा सबको समझ में आया जो अभी हमने ये डिस्कस किया, एक बार थम्स अप दे दो जिसको समझ में आ गया है। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया वो भी कुछ ना कुछ दे ही दो मतलब कुछ भी अलग चीज दे दो, कोई इमोटिकॉन भेज दो, तो उससे हम बात करेंगे फिर कि भाई क्या समझ में नहीं आया। सबको आ गया क्या? थोड़ा थोड़ा, अंशिका बोल रही थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं बच्चा, ये आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा भी आया ना तो हमें, हमारी ग्रोथ ही है। देखो, ये पूरा पूरा कब आएगा अंशिका, जब हम है ना KVL को एक बार पढ़ लेंगे। तो अभी जो सर ने बताया ना, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, घर पे जाके एक बार KVL KCL पढ़ लेना है। किससे पढ़ोगे, या तो आप नोट्स ले लेना, है ना, आपको ग्रुप पे नोट्स मिल जाएंगे, या फिर आप क्या करोगे, NCERT से पढ़ सकते हो, या आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हो, है ना। किसी भी चीज से एक बार देखना है बस आपको, और आपको समझ में आ जाएगा कि सर पढ़ा क्या रहे थे। वैसे तो मैंने बहुत ढंग से और बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है आपको, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो, है ना।
तो सर ADBA क्लॉकवाइज होगा ना, ADBA। हाँ ADB है आपका बेटा, ADBA क्लॉकवाइज कैसे होगा मेरे बच्चे, क्या कर रहे हो बेटा? A यहाँ पे है, D यहाँ पे है, B यहाँ पे है, तो ये ऐसे जाऊंगा मैं। घड़ी आपकी उल्टी चलती है क्या बच्चा? घड़ी कैसे चलती है? 12 यहाँ बजी होती है, 3 यहाँ बजी होती है, 6 यहाँ बजी होती है, तो क्लॉकवाइज तो ये होता है ना बेटा। हाँ शिवानी बच्चा, क्लॉकवाइज तो ये हुआ ना। हम तो ऐसे जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, है ना? हम 6 से 3 पे गए, 3 से 12 पे गए। क्लियर हो गया? ADBA क्लॉकवाइज होगा ना। ठीक है, चलो आई होप के ये क्लियर हो गया होगा सब, जो भी इसमें डाउट है। आगे चले, शैल वी मूव अहेड? Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये साथ में करते हैं। ये वाला देखो सॉल्यूशन पहले से दिया हुआ है मैंने, क्योंकि इसमें हमें क्या पहला क्वेश्चन है ना, साथ में कर लेते हैं। देखो कई बार क्या व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन आ सकता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का है ना, वैसे तो क्या होता है, अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चा, उसमें आपको पहले से नहीं दिया होता, आपको पता करना होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये जो सर्किट है आपका वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आपको पता करना पड़ेगा। पता करने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले पे आते हैं वापस से। देखो फॉर्मूला क्या था, इस वाले बॉक्स को ध्यान से देखो जो मैं बनाने वाला हूं येलो कलर से। R2/R1 इक्वल्स टू R4/R3, यानी कि R2 और R1 जिस कॉमन पॉइंट से दोनों रजिस्टर्स निकले हैं, उन दोनों का डिवीजन हमेशा बाकी दोनों रजिस्टर के डिवीजन के बराबर होगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई नया सर्किट देखो, तो उसमें क्या करोगे, दोनों आर्म्स को कंपेयर कर लोगे। यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 10 ओम और 5 ओम दिख रहा है, तो आपने क्या किया सर, R2/R1 आपने बोला था। आपने बोला था ये अगर दूसरे वाले रजिस्टर्स के डिवीजन के इक्वल हुआ, यानी 6 ओम/3 ओम, R4/R3 के इक्वल हुआ, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? 5 2 10 आया, 3 2 6 आया, क्या 2 इक्वल्स टू 2 हो रहा है? क्या यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज हम इसको बोल सकते हैं, सर्किट को बोल सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान से समझने वाली बात है, तो इसके बीच में जो ये आर्म होगा, गैल्वेनोमीटर आर्म जो हमने डिस्कस किया था, 20 ओम जो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है जिसका, उसमें तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। IG इक्वल्स टू 0 होता है ना बच्चा, हमने डिस्कस किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमेशा गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट फ्लो नहीं करेगा, IG 0 रहेगा। तो ये हमारा बहुत ईजी हो गया पूरा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमने इस आर्म को हटा ही दिया, जिसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, उस आर्म को सॉल्व करने के लिए रखने की जरूरत ही नहीं है ना, हटा दी। हटाते ही हमारा सर्किट ऐसा बन गया। अब देखो कितना इजी बन गया, ऊपर 10 ओम 6 ओम सीरीज में आ गए दोनों, नीचे 5 ओम 3 ओम सीरीज में आ गए दोनों, तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 10 ओम प्लस 6 ओम कितना हुआ, 16 ओम हो गया ऊपर, और नीचे कितना हुआ, 5 ओम प्लस 3 ओम, ये कितना हुआ, 9 ओम। बचा 8 ओम, 8 ओम है ना, तो ऊपर आ गया 16, नीचे आ गया 8। अब ये बता दो कि ये वाला कॉम्पोजिशन जो है ये पैरेलल है या पैरेलल। सीरीज है? पैरेलल है। पैरेलल तो हमें सॉल्व करना आता है, बहुत इजीली आता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 है ना। 16 और 8 को सॉल्व करेंगे हम, आ जाएगा हमारा 16/3 ओम, 16/3 ओम। है ना। ये आपका आंसर आ गया, 16/3 ओम आपका इक्विवेलेंट आंसर आ गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही हमें निकालना था A और B के बीच में, देखो क्वेश्चन यही था। तो जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो या फिर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, पता है क्या होता है, कई बार हम पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं और बाद में एग्जाम में पता है क्या दे समझ में नहीं आता, यार वो पढ़ा क्यों था, वो टॉपिक सर ने पढ़ाया क्यों था, उसे करना क्या था। हाँ होता है ऐसा, कई बार आप यही भूल जाते हो कि जो पढ़ रहे हो ना उसका मतलब क्या है। तो दो चीजों के लिए पढ़ा है हमने ये, या तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो या हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना हो। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन करोगे मेरे लिए, क्वेश्चन दे दूं एक? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन कर दो फिर इस बात पे। देखो यहाँ पे करंट मैंने तुम्हारे लिए पहले ही मार्क करे हुए हैं, करंट की टेंशन लेनी ही नहीं है, पहले से मार्क है। अब देखो कुछ बच्चों को घबराहट हो सकती है इसको देख के, क्योंकि बड़े क्वेश्चन को देख के ना सर थोड़े घबरा जाते हैं हम लोग, है ना।
तो घबराना नहीं है, जो बताया है वो याद रखना है। अब इसमें तुम्हें ना गैल्वेनोमीटर में जो है वो कैलकुलेट करना है क्या, करंट। अब तुम बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर में तो सर जीरो था, गैल्वेनोमीटर आपने लगाया तो उसमें तो तो जीरो करंट फ्लो हो रहा था, तो वो कैलकुलेट कैसे करवाओगे? फिर वो तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब बन रहा होता है रेजिस्टेंस का हाँ, रेशियो इक्वल होता है। वेरी गुड। तो क्या यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? नहीं। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन तनिष्क की। देखो बेटा, ऐसे क्लास में जब थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगेंगे ना तो क्वेश्चंस वन में आने लगेंगे। तो यहाँ पे करंट क्यों फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर में? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, है ना। अब व्हीटस्टोन ब्रिज अगर ये है तो इसको बनाना पड़ेगा 60/5। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझना है पहले तो क्या होता है, ठीक है। जिस दो आर्म्स का रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस बीडी। कैलकुलेट द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस एसी। तो जल्दी से फॉर्मूला जो बताया था उसको अप्लाई करके देखो कुछ आंसर आ रहा है क्या। करंट यहाँ पे देखो पहले मैंने तुम्हारे लिए ड्रॉ किया हुआ है, आई करंट निकल रहा है यहाँ से, है ना। आई डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1 और I2 में। यहां से बी पॉइंट से IG करंट गैल्वेनोमीटर में गया और डी पॉइंट से I2 प्लस IG करंट गया सी पॉइंट पे, यानी 5 ओम वाले रजिस्टर पे। क्यों? क्योंकि यहां से I2 आ रहा था और यहां से IG आ रहा था, ठीक है। सी पॉइंट पे ये मिलके वापस से आई बना देगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कंजर्व्ड रहता है हमेशा, है ना। जितना निकला है उतना ही वापस आएगा। चलो सॉल्व करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूं मुझे चैट में कि सर नहीं हो पा रहा है, आप करके बता दो। बेटा केवीएल लगाना है इसमें, कोई भी एक लूप पकड़ो उस पे केवीएल लगाओ और सॉल्व कर दो। समेशन ऑफ डेल्टा बी इक्वल्स टू 0, ये लगाना है। दो लूप्स लेंगे आप अलग अलग। एक बार आप ये वाला ले सकते हो ABD वाला, ठीक है। इसको कैसे भी ले सकते हो, BA से भी ले सकते हो आप, मैंने बताया था आप कैसे भी ले सकते हो लूप को। तो BADB भी आप ले सकते हो, BADB। सॉल्व करें। फिफ्टीन ओम गिवन है क्या? 15 ओम गिवन है, बिल्कुल गिवन है बच्चा, 15 ओम गिवन है। गैल्वेनोमीटर का 15 ओम का रेजिस्टेंस है, देखो, है ना। 2 ओम, यस सर 2 ओम। आंसर बता रहे हो क्या आप? करंट बताना है गैल्वेनोमीटर से कितना फ्लो होगा, ठीक है। करंट निकालना है, मैंने बताया ना क्या तरीका है। सबसे पहले केवीएल लगाओ, केवीएल लगाओ, केवीएल यानी लूप लो, है ना। पहले लूप कंसिडर करो, जैसे BADB ले लिया लूप, और उसमें भी जैसे सिखाया था ना मैंने, वैसे सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम 0 कर दो ऐड करके। एक भी बच्चा अगर चैट में लिखेगा कि सर आप बता दो तो विल स्टार्ट डिस्कसिंग। और आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है तो आप करो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आगे चलें। 1.87 एम्पियर, चलो बढ़िया, किसी का आंसर भी आया है। 4.87 एम्पियर, ओके, वेरी गुड। देखते हैं बच्चा आंसर क्या है, देखते हैं, है ना। बट आपका आया है तो इट्स वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। चलो डिस्कस करते हैं, है ना, काफी टाइम दे दिया। आ जाओ इधर, आ जाओ सब लोग। देखो, अच्छा, जो बच्चों को ऐसा लग रहा है ना सर ये क्या पढ़ा रहे हो, आज पहली क्लास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, होगा ऐसा, कोई ना कोई होगा, तो उसको घबराना नहीं है। आज का जो क्लास है वो कैपेसिटेंस का है, वो अभी चालू होने वाला है बस, है ना। घबराना नहीं है। ये सब जो चीजें हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसका आने वाला, उसका लास्ट का पार्ट, ये आपके सिलेबस में है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि भाई सर
ऐसे मन किया तो पढ़ा दिया है ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको जितना भी समझ में आ रहा है आप इसको समझने का ट्राई करो। वैसे तो ये इजी है, पर आपको जितना भी समझ में आ रहा है आप ट्राई करो, है ना। ऐसे ऐसा नहीं कि सर मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ, है ना, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं करना है ना, वरना ये मिस हो जाएगा। ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सब लोग मेरे साथ में करेंगे। ठीक है, ओके वेरी गुड। अंशु का भी आंसर आया है। आर्मस्ट्रॉन्ग, ये कौन सा यूनिट है बच्चा मेरे? एम्पियर की जगह आर्मस्ट्रॉन्ग क्यों लिखा है आपने? ये आर्मस्ट्रॉन्ग का सिंबल होता है, आपको मैं बता दूं अंशु, है ना, ए होता है सिंपल एम्पियर का, तो यू कैन से यस, यू कैन राइट इट एज ए। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, करंट ले लिया, पहला स्टेप क्लियर बताया था मैंने। दूसरा आप लूप ले लो, तो जैसे कि मैंने लूप ले लिया, मेरी इच्छा थी, मैंने ले लिया बी ए डी बी। अब मुझे कौन बताएगा कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है जो मैंने लूप लिया है? बी ए डी बी, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी 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 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कोई डाउट नहीं है इसमें तो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, बी ए डी बी दिख रहा है सबको, है ना। चलो आगे चलते हैं। बी ए डी बी में अब हमको लगाना है केवीएल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सबको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15 ओम। बी ए से हमने स्टार्ट किया तो 100 पे हम आ गए। सबसे पहले 100 में I1 जो है, करंट जो है, वो किधर जा रहा है, हमारे लूप की डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट जा रहा है? अपोजिट तो अपोजिट में प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं? प्लस। प्लस लेते हैं, तो ये 100 I1 हो जाएगा। यस सर। कोई डाउट? नो डाउट, है ना। चलो 100 I1 हो गया। बी ए डी बी, बी ए डी बी। अब हम आगे चले, आगे चले तो हमने नोटिस किया कि इस बार करंट जो है हमारे लूप की डायरेक्शन में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है। तो अब प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस माइनस 60। माइनस 60 आई 2। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, मुझे पता है आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा और आप पूछ भी नहीं रहे हो, उनको मैं बता दूं, हम इसमें क्या कर रहे हैं बच्चा, हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंसेस निकाल रहे हैं सारे और उनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हर एक रजिस्टर में और हर एक सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर में भी निकालेंगे, राइट, ऐड कर रहे हैं। और निकालने का तरीका क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, पोटेंशियल यही तो होता है, आई आर। तो आई करंट हो गया यानी I1 करंट हो गया जैसे यहाँ पे, और आर क्या है, उसका रेजिस्टेंस यानी 100 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो 100 इंटू I1 कर दिया। प्लस और माइनस हम कैसे लेते हैं, ये मैंने भी बताया हुआ है पहले क्लास में। अगर हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जैसे कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं ऐसे, तो इसी रास्ते पे आपका करंट भी जा रहा है रजिस्टर के अंदर, है ना। तो सेम अगर रास्ते होते हैं दोनों के, पाथ के और करंट के, तो वो नेगेटिव हो जाता है, जो हमारा डेल्टा भी हम लेते हैं वो नेगेटिव हो जाता है ना? यानी कि पोटेंशियल जो लेते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। और अगर उल्टा होता है, पाथ इधर और करंट इधर, तो फिर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब बताओ बच्चों, अब क्या करेंगे? सर गैल्वेनोमीटर में से जाएगा। गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा ये, 15 IG। ठीक है, प्लस 15 IG। ये भी अपोजिट जा रहा है ना एक तरह से, तो प्लस में आ जाएगा, राइट। कोई डाउट किसी को इस इक्वेशन में? किसी को कोई डाउट है क्या? इसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ, बस हो गया काम, है ना। अब तो ये हमारी इक्वेशन है कि इसको सॉल्व कर सकते हो तुम चाहो तो। 5 से डिवाइड हो रहा है शायद, है ना, 5 से डिवाइड कर दो। 20 I1 माइनस 12 I2 प्लस 3 IG इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। ये हमारी क्या बन गई बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं सेकंड। ये तो हमारा गया फर्स्ट। अब सेकंड लूप ले लेते हैं भाई। लूप कौन सा लेंगे इस बार, सेकंड वाला। इसमें अब मैं ले लेता हूँ, जैसे कि क्या लेना चाहिए बताओ, BCD भी ले लेते हैं। बी से स्टार्ट किया था ना पहले भी, BCDB ये ले लिया। ठीक है, तो BCDB में जल्दी से बता दो KVL लगा के। अब मुझे इसमें तो तुमको टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। करंट जा रहा है इधर, एक ही तरफ करंट किधर जा रहा है, BCDB पाथ में, BC की साइड जा रहा है, एक ही साइड जा रहा है सर, पाथ की तरफ। पाथ की तरफ जा रहा है। और क्या करना है फिर, माइनस लेना है प्लस लेना है? -10 माइनस माइनस -10 I1 माइनस IG। I1 माइनस IG।
क्योंकि करंट इस बार कितना हो गया, I1 माइनस IG है ना। I1 जो गया था उसमें से IG तो हमने नीचे भेज दिया है ना। जो करंट चुपचाप आगे जा रहा था I1 बन के, वो I1 थोड़ी जा पाया आगे, वो तो नीचे IG चला गया है थोड़ा सा, तो है ना। तो इसमें से I1 में से चुपचाप I1 माइनस IG माइनस कर दो, बस ये करंट आगे बढ़ा है। ठीक है, आगे चलो भाई, आगे चल लो, BCDB में आगे चल लो। आगे बताओ क्या आएगा। 5 ओम में अपोजिट जा रहा है क्या, क्या ये प्लस अपोजिट जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा 5 इंटू I2 प्लस IG। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। एक और प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 59। 59। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसको भी आगे सॉल्व करूंगा मैं तुम्हारे लिए। तो इसको अगर एक तरफ ले जाऊं मैं, पूरा I1 को पॉजिटिव बनाने के लिए सॉल्व करके बता रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लेना तुम लोग। ठीक है, -6IG माइनस I2 इक्वल्स टू 0, ये आपका बनेगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। I1 और IG को आपको ओपन करना है बस ब्रैकेट को, और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारी बनी है। यहां तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ू, यस सबको क्लियर है। ठीक है, एक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे तुम लोग, कोई भी कैमरा वगैरह ऑन करते नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर किया करो। क्या है, तनिष्क, शिखा, कुछ बच्चे और हैं जिन्होंने चैट में आंसर किया, उनके ही मुझे सुनाई दे रहे हैं आंसर्स। ठीक है, सो दिस इज नॉट कूल। ठीक है, यू शुड एटलीस्ट रिस्पॉन्ड इन द क्लास। ठीक है बच्चा, क्लास में आप रिस्पॉन्ड करो, चाहे आप थम्स अप ही दो या फिर आप चैट में ही लिखो, मेरे को चलेगा। सर जब करंट अपोजिट जाता है तो नेगेटिव लेते हैं। हाँ बच्चा शिवानी, जब भी करंट अपोजिट जाएगा हमारे रास्ते के, हम जो लूप ले रहे हैं, ठीक है, हम जो लूप ले रहे हैं, जैसे कि आपने लूप लिया ऐसे और करंट जा रहा है ऐसे, है ना, तो हम उस चीज को क्या ले लेते हैं बच्चों, उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, प्लस में लेंगे, आप उस पोटेंशियल की वैल्यू को प्लस में लेंगे। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है फाइंड आउट करने का। इसका रीजन भी होता है, एक होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं तो पोटेंशियल का गेन हो जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है। तो जब ड्रॉप होगा तो हम नेगेटिव ले लेते हैं, गेन होता है तो प्लस में ले लेते हैं, ये रीजन होता है। ठीक है, चलो आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारी दो इक्वेशंस बनी थी बच्चों, 20I1 प्लस 3IG माइनस 12I2 और 2I1 माइनस 6IG माइनस 8, दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो जिसकी भी वैल्यू आ रही है, I1 I2 की वैल्यू पहले तो आपको निकालनी है। I1 I2 आप इससे सॉल्व करके निकाल सकते हो। I2 की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आएगी 31.5 IG के बराबर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी IG की वैल्यू आएगी 4.87 मिली एम्पियर। इसको हमने सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, इन दोनों इक्वेशंस को हमने केवल सॉल्व किया है। पहले हमने I1 और I2 और IG में निकाला, एक इक्वेशन हमने सॉल्व करके I2 और IG में निकाला, फिर हमने I1 को कंपेयर किया उससे। ठीक, तो हमें पता चला कि I2 जो है हमारा 31.5 IG के बराबर आ रहा है। ठीक है, 31.5 IG के बराबर आ रहा है। इसको हमने रिप्लेस कर दिया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया यहां से। IG सॉल्व कर लेंगे, आएगा कितना 4.87। तो इसका 4.87 आ रहा था। आई डोंट नो इतनी जल्दी आपने निकाला कैसे मिसबा या तो आपने गूगल किया है आई थिंक, या फिर आपने नहीं भी किया है तो आपने बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया इसको। तो आइदर केस में आंसर तो आपका सही है ना, बट आई होप आपने ये सॉल्व किया हो। अगर नहीं किया है तो आगे से ध्यान रखना कि आपको सॉल्व करना है। देखो आंसर निकालना जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों का जैसे 4.87 सही निकला है ना, मिली एम्पियर में आएगा ये आंसर आपका, आंसर विल बी इन मिली एम्पियर। तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सही आए, जरूरी यह है कि आपका प्रोसेस सही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर फॉलोइंग द राइट प्रोसेस। ठीक है, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, केवीएल लगाना आ गया है सबको? यस सर। आगे चलें, मीटर ब्रिज पढ़ते हैं ताकि हम कैपेसिटेंस चालू कर सकें जल्दी से, है ना। मीटर ब्रिज में कुछ नहीं है, मीटर ब्रिज आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मीटर ब्रिज भी सेम तरह से ही ऑपरेट होता है ऑलमोस्ट। इसमें एक बैटरी आर्म होता है, ठीक है, और एक गैल्वेनोमीटर आर्म होता है BD, ये B और D। तो मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं बच्चों इसको, क्योंकि इसमें एक मीटर स्केल लगा होता है बस। तो ये मीटर स्केल से हम क्या करते हैं, इसकी जो BD आर्म है ना, इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। देख रहा है आपको यहाँ पे एक जो वायर है वो एक फ्लेक्सिबल वायर है ना, फ्लेक्सिबल वायर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। जब आप गैल्वेनोमीटर आर्म की पोजीशन चेंज करोगे तो वैल्यूज भी बदलेंगी उससे।
है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये एक तरह का टाइप होता है ये, तो इसमें भी एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका वही सेम है, हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर अपॉन एस विल बी इक्वल टू, अगर ये लेंथ ले लेते हैं हम एल डी पॉइंट तक की, और डी से हमने आगे की लेंथ ले ली 100 माइनस एल, क्योंकि हमारा जो स्केल था वो 100 का था, 100 का हमारा स्केल था, तो 100 माइनस एल और एल लेंथ होगी, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी बोलो, एल अपॉन 100 माइनस एल। ये बिल्कुल व्हीटस्टोन वाला ही फॉर्मूला लगाया है मैंने, कंफ्यूज मत होना ना, व्हीटस्टोन में लगाया था ना, भूल गया क्या? अरे यार, जैसे R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3, यही तो लगाया था, तो सेम यहीं पे लगाया। अच्छा, काम की बात सुनो, पहले तो इसको नोट करो, मीटर ब्रिज लिखो, मीटर ब्रिज लिखो, और इसको एक रफली डायग्राम बना के, रफ डायग्राम बना लो, देखो ज्यादा सुंदर डायग्राम नहीं बनाना हमें, हम बायोलॉजी की क्लास में नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छे डायग्राम बनाना, इसमें आप रफ डायग्राम बना लो, और उसमें आप साथ में ये फॉर्मूला लिख लो बस, ठीक है। एस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड आर्म, या फिर एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो है, आर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, नहीं डाउट है तो इसको छापो, छापो मतलब इसको कॉपी करो, नोट कर लो पूरा। सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा बच्चा, जिसमें आपको ये सारे नोट्स सबके एज इट इज मिल जाएंगे, है ना। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो कंटेंट तो बहुत सारा है, हमारे टाइम पे क्या था, हम जब पढ़ाई करते थे तो कंटेंट की बहुत कमी होती थी, कंटेंट था ही नहीं, तो जो सर नोट्स बनाते थे बनवाते थे क्लास में, वही सब कुछ होते थे, है ना, वरना तो बहुत मेहनत लगती। लेकिन आपके टाइम पे इंटरनेट का जमाना है, बहुत ज्यादा नोट्स कंटेंट अवेलेबल है सब जगह पे, तो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि आप जो पढ़ रहे हो ना, उस चीज को जब आप लिखते भी हो साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा, तो वो मेमोरी में फीड होता है ना, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड हेल्प्स यू रिमेम्बर इट क्लियरली आगे के लिए। तो जो मैं बोलता हूँ ना लिखने के लिए, वो प्लीज लिख लिया करो, क्योंकि वो बहुत छोटी चीजें होंगी, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 10 मिनट्स इन द कंप्लीट 1.5 आवर क्लास, ओके। नोट्स की टेंशन लेनी नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे, ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, या तो कर दिया होगा ऑलरेडी आपको, या फिर आपको कर दिया जाएगा, और उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलें, तो देखो ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। द परसेंटेज एरर इन आर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडजस्टिंग द बैलेंस पॉइंट नियर द मिडल ऑफ द ब्रिज, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो समझने वाली बात है कि अगर इसको बिल्कुल सेंटर में ले आए, यानी कि L इक्वल्स टू 100 माइनस एल कर दें, और ऐसा कब होगा, जब L कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, तो आपका जो परसेंटेज एरर है आएगा अननोन रेजिस्टेंस निकालने में, वो मिनिमम हो जाएगा, है ना, मिनिमाइज हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आइडियल केस कौन सा है, जब L इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर हो, है ना। और इसके अलावा बाकी सारे केसेस में आप निकाल तो सकते ही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको समझ लिया सबने, आगे चले, चलो। तो आई थिंक कैपेसिटेंस पे आ जाना चाहिए, क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो जल्दी से, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ये दिस इज लाइक अ होमवर्क, है ना। होमवर्क की भी जरूरत नहीं, वैसे तो आप जरा 2 सेकंड में कर दोगे इसको, बट स्टिल आप इसका एक डायग्राम बना लो जल्दी से, इसको होमवर्क की तरह ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम लेट हो गए ना बच्चा, तो काफी सारा मिस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, सेम चीज करनी है, आर ए बी को आपको डिवाइड करना है R1 से, है ना, आर ए बी यानी ये वाला, है ना, इसको डिवाइड करना है R1 से, और इसको इक्वेट कर देना है किसके, आर बी सी डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। कर लिया नोट सबने? ओके, वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। कैपेसिटेंस पे आते हैं बच्चों। तो कैपेसिटेंस में हम बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत चीजें समझने वाले हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली होता क्या है और कैपेसिटर क्या होता है, ये हम समझेंगे आज की क्लास में, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैपेसिटेंस आपके एग्जाम में कितना होल्ड करता है। तो आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें ऑलमोस्ट पिछले 4 से 5 साल में 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। पिछले 5 से 30 साल, पिछले लास्ट 3 इयर्स में भी
गुड 4 to 5 क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट इज इम्पोर्टेंट। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है वो कैपेसिटेंस के इंट्रोडक्शन से आता है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर से आता है ना, पोलराइजेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम समझेंगे उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, सीरीज पैरेलल। तो हर टॉपिक से एक आध क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझें, कोई भी डाउट आता है पूछें, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, टोटल 12 टॉपिक्स हैं। ये मैंने आपके लिए इसलिए नोट्स में लिखा है ताकि आपको पता रहे कि हम आने वाली क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो तुम क्या पढ़ के आ सकते हो उसको थोड़ा सा पहले से, है ना। इसलिए मैं पहले से ये आपके लिए एक लिस्ट बना दी है, ठीक है। सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ये प्रॉब्लम बाकी बच्चों को भी आ रही है क्या? नो सर। बच्चा मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन विजिबल है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है यस सर, दिख रही है। दिख रही है ना, एक काम करो बच्चा, अब है ना क्लास एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो फिर से, ठीक है मिसबा, एक बार क्लास लीव करके ज्वाइन करने का ट्राई करो, मे बी तब आपको दिख जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज की क्लास में। चलो ओके, कैपेसिटेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कैपेसिटेंस होता क्या है और कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट मी जस्ट क्विकली रीचेक द नोट्स, ठीक है, ओके। हाँ, तो कैपेसिटेंस के लिए समझने के लिए सबसे पहले हमें कैपेसिटर समझना जरूरी है बच्चों। तो कैपेसिटर होता क्या है, किसी को पता है? किसी ने देखा हो कहीं पे या किसी को पता हो? तो जब फैन में लगता है जिसको हाँ, लोकल भाषा में सबसे condenser बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको आप कंडेंसर बोलते हो आसान भाषा में, सुना है कभी? अरे यार पंखा जो होता है, फैन जो होता है, तुमने देखा होगा ना उसमें कि ऐसा बोला जाता है, पापा बोलते हैं कभी कभी, या तुमने खुद ने भी बोला होगा कि इसका तो कंडेंसर खराब हो गया है ना, नया कंडेंसर लाना पड़ेगा। तो क्या है वो? कैपेसिटर ही है वो, है ना। तो ऐसा सा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है ना, इसमें से ऐसे वायर निकले होते हैं, देखा है, पंखे में लगा हुआ होता है, फैन में, है ना। यस सर। तो इट इज नथिंग बट ए कैपेसिटर ओनली, ओके। ये कैपेसिटर ही है। कैपेसिटर होता है क्या बेटा? इट इज सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट रिक्वायर्स वेरी हाई करंट टू स्टार्ट देम, है ना। कैपेसिटर क्या होता है? इट्स सम डिवाइसेस requires very high करंट। कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है ना। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलना चाहूँ 30 एम्पियर से 50 एम्पियर कह रहा हूँ, है ना, या फिर 25 एम्पियर ले लो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जैसे कि फैन हो गया, है ना, मोटर हो गई, तो इनको स्टार्ट करने के लिए आपको कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। सो द डिवाइस दैट इज बीइंग यूज्ड टू स्टार्ट दीज डिवाइसेस, स्टार्ट स्टार्ट समझते हो? स्टार्ट समझते हो ना सबको? जैसे ट्यूबलाइट कभी बंद हुई है? कभी ऐसे ट्राई किया है उसको ऐसे घुमा के चालू करने का? पहले की ट्यूबलाइट, अभी तो चलो काफी एलईडीज वगैरह आने लग गई है, अगर देखा हो किसी ने पहले, तो आप क्या करते थे, स्टार्ट करने के लिए फैन को चेंज करते थे, कैपेसिटर को, या ट्यूबलाइट के कैपेसिटर को आप चेंज करते थे या हिलाते थे, ऐसा करते हैं ना हम जनरली। हम इंडियंस क्या करते हैं, पहले तो उसको ठोकते हैं ऐसे, है ना उसमें कुछ मूवमेंट लाने का ट्राई करते हैं ताकि वो चल जाए, ठीक है, तो चल भी जाता है कई बार, है ना? तो कोई भी चीज जिसकी करंट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्या है, 30 एम्पियर या उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैपेसिटर चाहिए, ठीक है। उसको स्टार्ट करने के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट है, जिस डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग जल्दी से, कैपेसिटर हेडिंग डाल लो, ठीक है। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स केमिकल एनर्जी, सॉरी नॉट केमिकल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको कैंसिल करो, नॉट केमिकल, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी तो कौन स्टोर करता है? सेल, है ना, खोल के देखा होगा सेल आपने, केमिकल्स होते हैं बहुत सारे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, एंड सप्लाई द सेम एट वंस,
है ना, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना सडनली। यस तनिष्क। तो इसको हम ये बोल सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंट टाइप क्रिएट करता है उनके बीच में। हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो कर पाएगा सप्लाई, है ना, ऑब्वियसली। लेकिन इसका जो यूज है बच्चा, वो तो आप पोटेंशियल डिफरेंस तो आप बहुत चीजों से क्रिएट कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, फिर कैपेसिटर की यूज क्यों कर रहे हो आप? कैपेसिटर अलग से क्यों एक डिवाइस बनाना पड़ा हमें? तो जो प्राइमरी रीजन है ना, अगर कोई पूछेगा ना, एग्जाम में आएगा या पूछेगा कोई, तो आपको बताना वो क्या है कि आपको बहुत ज्यादा सप्लाई करनी हो एकदम से, ठीक है। तो पहले ये लिखोगे, सडनली वर्ड क्यों लिखवाया मैंने? एकदम से झटका, पहले बहुत सारा इकट्ठा गया, इसने बहुत सारा चार्ज इकट्ठा कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद से एकदम से ही क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई करता है ना, करंट सप्लाई करता है। तो उससे आपका जो डिवाइस होता है जिसको ज्यादा करंट चाहिए चालू होने के लिए, वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ बोलो तनिष्क। सर ज्यादा करंट भी देना पड़ता है? ज्यादा करंट क्यों देना पड़ता है? सर आप कह रहे हैं एकदम से ज्यादा देना पड़ता है सर? बेटा देता है एकदम से ज्यादा देता है, इसका प्रॉपर्टी है एक तरह से ये, कि एक्यूमुलेट हो जाता है ना चार्ज। तो एकदम से, जैसे आपने देखा होगा बिजली, जो लाइटनिंग होती है, वो क्या होती है उस केस में, चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं क्लाउड में बहुत सारे, यस है ना, मेरे को फॉलो करना। उसके बाद क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जमीन और क्लाउड्स के बीच में, अर्थ और क्लाउड के बीच में। फिर क्या होता है, एकदम से चार्ज सारे डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हाँ ट्रांसफर हो जाते हैं अर्थ की तरफ। तो एकदम से होते हैं ना, सडनली होते हैं ना। तो सेम तरीके से कैपेसिटर क्या करता है कि बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट करता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी को एकदम से पुश करता है, धक्का देता है, यूं समझ लो एक तरह से। और ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ये, है ना। और जरूरत क्यों है ऐसा करने की? क्योंकि कुछ डिवाइसेस को जरूरत है उतनी करंट की। अगर आप क्या करोगे, पहले 10 एम्पियर आपने दिया, फिर 15 दिया, फिर 20 दिया, तो चालू ही नहीं होगा, पंखा ही चालू नहीं होगा, तुम बटन चालू करते रहो। तुमने क्या किया, कोई ऐसा डिवाइस लगा दिया जिसकी क्या है, कैपेसिटी इतनी नहीं कि वो 30 एम्पियर या 50 एम्पियर एकदम से सप्लाई कर सके। तो तुम बटन चालू कर रहे हो, पंखा चालू ही नहीं हो रहा है, परेशान हो गए हो तुम, है ना। फिर तुमको कोई बताएगा, या फिर अब तो तुम बता सकते हो उनको कि अरे यार कैपेसिटर लेके आओ, कैपेसिटर नहीं है इसमें। कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा एकदम से, है ना, उससे आपका पंखा चलेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा लिख ले, कैपेसिटर कैपेसिटर जहां भी रिक्वायरमेंट है एकदम से पावर सप्लाई करने की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई करने की, वहां पे आप लगा सकते हो। ठीक। अच्छा इसके भी एक तरह से जो कैन से लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि हमने रजिस्टर पढ़ा था बच्चों, है ना। तो अगला हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, है ना? इसके अलावा एक और चीज होती है जो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इंडक्टर। सुना है नाम? ठीक है, तो ये इसको तीनों को मिलाकर हम एलसीआर सर्किट बनाते हैं। कई में ये तीनों भी होते हैं, तीनों एक साथ होते हैं। तो ऐसे भी सर्किट होते हैं जिसमें तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिक्वायरमेंट की बेसिस पे होता है, तुम समझोगे आगे, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना आगे। अभी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, अब हम कैपेसिटर पे आए हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको समझ में आएगा कि कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट किस में पड़ रही है, या इसकी डिस्कवरी क्यों हुई, बनाया क्यों गया इसको। ठीक है, अरे समझ में आया? कई बार हमको तीनों की जरूरत भी पड़ती है, कैपेसिटर की, रजिस्टर की, इंडक्टर की। इंडक्टर क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. कोई Yes, डाउट sir. नहीं है? कैपेसिटर का एग्जांपल समझ में आया सबको? फैन में यूज होता है, ट्यूबलाइट में यूज होता है, मोटर में यूज होता है ना। बाकी एग्जांपल तुम बताना मुझे, है ना, चैट में भी लिख सकते हो, किसी ने और कहीं देखा हो कैपेसिटर। अच्छा ये जो चीजें है ना, ये क्या है, 12th तक थ्योरेटिकल होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सर पढ़ाते हैं, समझ में भी आता है, हमने भी अच्छे से पढ़ा होता है, पर फील नहीं आती, है ना। तो जो फील है ना, वो पता है कब आती है, जब आप अपने ग्रेजुएशन में जाते हो। ठीक है, तो अगर आपने मान लो एक्सपेरिमेंट करने का आपको मौका मिला, या चलो ग्रेजुएशन में नहीं भी गए, आपने एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल टाइम में ही कर लिया, कैपेसिटर देखा, उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो आपको क्या है कि समझ में आएगा ये चीज। इसलिए बोलते हैं सब लोग कि लैब में भी जाना चाहिए, है ना, फिजिक्स समझने के लिए, बायो समझने के लिए, केमिस्ट्री समझने के लिए, मैथ समझने के लिए, या आपको कभी कभी प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए इनको करके। ये चीजें तब ज्यादा अच्छे से रिलेट हो पाती है। ठीक है, तो अगर मौका मिलता है तो जरूर जाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, है ना। नहीं मिलता है तो थ्योरेटिकली तो हम समझ ही रहे हैं, इसको ट्राई करेंगे क्लास में अच्छे से फील दे पाए आपको, है ना। चलो आगे चलें, Yes, आगे sir. चलें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, समझने के लिए बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड समझना पड़ेगा सबसे। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक टॉपिक है जो आप पढ़ चुके हो पहले से, मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ कि कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा इस चैप्टर में।
सर कैपेसिटर एंड बैटरी में क्या डिफरेंस, आगे चल रहे हैं रुको क्वेश्चंस बॉम्बार्ड करने लगे तुम। बेटा कैपेसिटर एक डिवाइस है, रजिस्टर और बैटरी में क्या अंतर होता है बताओ? क्या रजिस्टर इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज सप्लाई करता है क्या? नहीं, करंट ऑब्स्ट्रक्ट करता है। हाँ, तो ऐसे ही सेम तरह से कैपेसिटर भी है, वो एक तरह से आपको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इट इज अ स्टोरेज, इट इज नॉट अ प्रोवाइडर। ठीक है, बैटरी क्या है, प्रोवाइडर है। बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है बच्चा, है ना, केमिकल एनर्जी को वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। बैटरी या सेल क्या कर रहा है बच्चा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जबकि कैपेसिटर या रजिस्टर या इंडक्टर ये सब नहीं करते, उनको तो करंट दिया जाता है, करंट आया कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर ने स्टोर कर लिया, स्टोर करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, और जैसे ही जरूरत पड़ी उसने क्या करा, करंट को सप्लाई कर दिया एकदम से। जब सप्लाई करेगा तो आपका डिवाइस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटर है वो करंट के स्टोरेज का काम करता है। बैटरी क्या करती है, करंट की जनरेशन का काम करती है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऐसा नहीं कर रहा है कैपेसिटर, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है और फिर आगे ट्रांसफर कर रहा है। क्या समझ में आया आपको? यस सर। समझ में आया? खुदा खालिद? यस सर। हाँ, यस सर। ओके बेटा, वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन पूछते रहा करो, देखो क्वेश्चन पूछोगे ना तो क्या है कि तुम्हारे क्लियर हो तो जाएंगे कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होती है जो मुझसे भी छूट जाती है। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कंडक्टर बिहेव कैसे करता है, तो इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो क्या रहती है, 0। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो कैंसल आउट होगा, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो कैंसल आउट हो जाएगी, और कंडक्टर के अंदर जो नेट बचती है वो हमेशा 0 रहती है। ठीक है, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। यहाँ पे आपने क्या किया, एक पॉजिटिव प्लेट लगाई बच्चों, इसमें क्या हुआ बच्चों, जितना भी चार्ज था वो पोलराइज हो गया, यानी माइनस वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज साला सारा के सारा लेफ्ट की तरफ चला गया सारा, और पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ आ गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इसकी वजह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है वो कैंसल आउट हो जाती है टोटल इन जनरल अंदर की तरफ। At an equilibrium, the electric field due to polarization becomes equal to the applied field। जो हमने बाहर से अप्लाई करी है, ये प्लेट्स लगाई ना हमने, प्लस चार्ज इधर है माइनस चार्ज इधर है, तो प्लेट्स लगाई है हमने, प्लेट्स लगाई है, इसकी वजह से एक एक्सटर्नल फील्ड जनरेट हुई है। तो जितनी ये जनरेट होगी, सपोज करो ये E1 है, तो पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगी वो भी E1 होगी, यानी कि E1 माइनस E1 कैंसल आउट होके आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे देंगे इनसाइड द कंडक्टर। क्या ये बात समझ में आई? ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये कैपेसिटर में यूज करने वाले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये कैपेसिटर एक तरह से, आप अगर आप समझो इस चीज को कि यहाँ पे क्या है, एक प्लेट है, यहाँ पे भी एक प्लेट है, आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ तो समझ में आएगा, कैपेसिटर है पर एक तरह से। ठीक है, अच्छा ये मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि ये सब तुम पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जो नई चीजें उसमें हम टाइम लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिल्कुल बाहर की तरफ होती है किसी चार्ज कंडक्टर के, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होती है किसके, सरफेस के। जैसे कि सरफेस का एक कंपोनेंट ले लिया आपने, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस सरफेस के एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हो, इस पे एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ था, या आप फिर से वापस रिपीट करने का मतलब नहीं। देखो कुछ चीजें हैं जो नोट्स रिवाइज करके ही समझ में आएंगी, याद होती जाएंगी, समझ आप चुके हो ऑलरेडी। जैसे कि ये कंडक्टर में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये चीज आप पढ़ चुके थे पहले, समझ भी चुके थे, लेकिन याद नहीं है। क्यों? क्योंकि रिवाइज नहीं किए नोट्स। तो नोट्स रिवाइज करो, है ना, वरना क्या होगा कि भूलते जाएंगे हम। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। अंदर की तरफ कंडक्टर के नेट चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो नेट चार्ज भी 0 होता है। फ्लक्स के थ्रू भी हमने समझा था, ये फ्लक्स का फॉर्मूला याद है सबको, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सा थ्योरम था ये, कौन सा लॉ था, गॉस लॉ। गॉस लॉ। बहुत बढ़िया, चलो याद है बच्चों को, अच्छा लगा मुझे जान के कि आपको याद है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है अंदर कंडक्टर के, तो चार्ज भी नेट चार्ज, चार्ज नहीं नेट चार्ज,
नेट चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमेशा जब भी आप चार्ज छोड़ दोगे किसी कंडक्टर पे तो वो उसके सरफेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाएगा मतलब रिसाइड करेगा, वहां पे रहेगा। ठीक है, construct a Gaussian surface just inside the conductor since E equals to 0 in the interior of the conductor, तो Q equals to 0 भी रहेगा अंदर द कंडक्टर, इसलिए सरफेस पे चला जाएगा सारा चार्ज, क्योंकि अंदर तो क्या है, अंदर चार्ज 0। आगे चले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर, जो पोटेंशियल रहेगा आपका वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कंडक्टर के लिए, पूरे कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहता है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, देयरफॉर चेंज इन द पोटेंशियल ये भी 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चा, तो चेंज इन पोटेंशियल 0 रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे dV बाई dt क्या होता था, क्या होता था मोशन में dV बाई dt, अरे बोलो यार, Acceleration. एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब 0 रहता था तो क्या वेलोसिटी 0 रहती थी, Yes, sir. No, sir. Velocity constant रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी। बहुत बढ़िया, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। अगर तुम बाइक चला रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर पे ही चला रहे हो, तुमने कांस्टेंट 60 पे ही चलाई गाड़ी पूरे टाइम, तो आप एक्सेलरेट तो करे ही नहीं, आपने एक्सेलरेटर का तो यूज किया ही नहीं, ऐसे तो किया ही नहीं ना, ऐसे किया, ऐसे रखा हाथ, तो यानी कि आपने एक्सेलरेट नहीं किया, एक्सेलरेट नहीं किया, लेकिन स्पीड तो थी आपके पास, है ना, कांस्टेंट स्पीड थी। तो सेम वैसे ही अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी अंदर कंडक्टर के, तो आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल होगा जरूर, कांस्टेंट रहेगा। सबको क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। Yes, sir. ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इट मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द Sir? सरफेस। हाँ बोलो बच्चा। चार्ज सारा सरफेस पर क्यों आता है? क्योंकि अंदर की तरफ नेट चार्ज 0 हो जाता है, तो जो एक्सेसिव चार्ज होता है वो सारा सरफेस पे आ जाता है। दूसरा क्या है कि जितना भी चार्ज होगा अंदर की तरफ वो तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अंदर कंडक्टर के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा, अब ये पॉजिटिव चार्ज आपस में धक्का मुक्की नहीं करेंगे क्या, Yes, बोलो sir. करेंगे? sir. तो दूर जाना चाहेंगे तो कितना Yes. दूर जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सरफेस पे जा सकते हैं। चले Yes. गए सरफेस पे, सब नाराज होके बैठ गए एक दूसरे से है ना, सब नाराज होके बैठ गए एक दूसरे से, दूर दूर सरफेस पे आके बैठ गए। तो बेटा कोई भी चीज पता है क्यों होती है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मिनिमम होती है। किसी भी चीज, किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी वहां पे मिनिमम है, ठीक है, जी sir. फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, तो यही रीजन होता है यहाँ पे भी कि वो चार्ज आपका सरफेस पे जाके स्टोर हो जाता है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग जगह पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q अपॉन S या Q अपॉन A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिंस एरिया अलग अलग है, हर जगह पे डिफरेंट है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी अलग अलग होगा। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पढ़ा हुआ था हमने पहले ही। ठीक है, चलो कैपेसिटर पे फिर से आ जाते हैं। कैपेसिटर ये देखो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, फैन में जो लगा होता है ना, या फिर और दूसरे डिवाइसेस में भी लगा होता है, मोटर में, ट्यूबलाइट में, बहुत जगह पे लगा होता है। तो कैपेसिटर क्या हो गया भाई, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्लियर हो चुका है ये बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, आगे चल सकते हैं इस चीज को लेके हम, है ना, कैपेसिटेंस पे आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, द मेजरमेंट और द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द चार्जेस। यानी कि कोई कैपेसिटर क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। कितना कर पाएगा, एबिलिटी कितनी है उसकी, उस कंडक्टर की एबिलिटी कितनी है, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे रजिस्टर था, रजिस्टर क्या होता है, बोलो, अरे मैं ही बोलूंगा तो मैं भी थक जाऊंगा यार जैसे डिवाइस होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है। ओके, तो करंट के फ्लो को चेंज करता है बेसिकली, है ना, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है एक तरह से, है ना, हिंड्रेंस पैदा करता है ना, वो कैपेसिटर होता है। लेकिन सॉरी, वो रजिस्टर होता है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि कितना रोका जा सकता है, द एबिलिटी, है ना,
द एबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर, सेम तरीके से कैपेसिटेंस क्या हुआ, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, है ना। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। इसको लिख लो जल्दी से, डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिख लिया करो यार, बहुत कम चीजें लिखाऊंगा मैं। तो एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर होगा या एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर होगा? एक ही बात है बच्चा, कंडक्टर भी कैपेसिटर की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। कंडक्टर कैपेसिटर दोनों लिख सकते हो आप यहाँ पे। कैपेसिटर अगर कंडक्टर नहीं होगा तो वो क्या चार्ज को फ्लो को होने देगा क्या? नो सर। नहीं होने देगा ना। तो कंडक्टर तो होना जरूरी है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसमें से। सब चीजें कंडक्टर ही है, जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जहां से भी चार्ज फ्लो हो पा रहा है, वो सब कंडक्टर्स हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब इसका फॉर्मूला समझते हैं। तो सर आपने बोला कि कैपेसिटर ऐसी चीज है जो कि चार्ज को स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो आपके हिसाब से तो फिर जो कैपेसिटर है, जैसे कि आपने सी बोल दिया लेट्स से कैपेसिटेंस को, एबिलिटी को, है ना, तो ये तो सर इसका डायरेक्ट जो नाता है, रिश्ता नाता है, वो चार्ज से होना चाहिए या फिर एनर्जी से होना चाहिए। आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो एनर्जी से होना चाहिए, है ना। तो क्यू और वी तो नहीं दिख रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपने फॉर्मूला चुपके से लिखा हुआ है, पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू CV, या फिर कैपेसिटेंस को आप बोलना चाह रहे हो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, यही बोलना चाह रहे हो आप। Yes. तो ये क्यों बोल रहे हो सर आप, पोटेंशियल कहाँ से आ गया? तो पोटेंशियल ऐसे आया बेटा कि पोटेंशियल जो है वो ही डिफाइन करेगा इसकी एबिलिटी को, ठीक है, जितना चार्ज स्टोर हो पा रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आपने कोई कंडक्टर लिया, इसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लिया, ठीक है, इस पे क्यू चार्ज है, लेट्स। कौन हाथ ऊपर कर रहा है, मिसबा है क्या? मुस्कान, यस मुस्कान। सर जो ये कैपेसिटर जो सर आपने बताया कि जो कैपेसिटर है और जो कैपेसिटेंस है वो सेम होता है। बेटा कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, राइट। हाँ, और ये कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस है उसकी एबिलिटी, कितना कर सकता है। ओ ओके सर। समझे, जैसे आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आप स्टूडेंट हुए, अब आप कितनी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हुए। अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो आपको डपोरशंक बोल देंगे कुछ बच्चे। डपोरशंक ऐसा मतलब कि आप पढ़ाई नहीं करते, है ना। तो ऐसा कुछ मतलब समझ सकते हो आप इस चीज से कि आपकी एबिलिटी कितनी है, एज अ स्टूडेंट व्हाट इज योर एबिलिटी, राइट। ऐसे ही कैपेसिटर क्या है, जो स्टोर कर रहा है, कितना कर पा रहा है, उसकी एबिलिटी कितनी है, वो कैपेसिटेंस हुई। समझ में आया? यस सर। कूल, आगे चलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे, एक कंडक्टर है इस पे की क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब इस क्यू चार्ज का जो भी इन्फ्लुएंस होगा वो क्या होगा कि इस पे कुछ पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, लेट्स से वी पोटेंशियल जनरेट हो गया, है ना, क्यू चार्ज की वजह से वी पोटेंशियल जनरेट हो गया इस पे, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि मैं इस पे और चार्ज ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से मुझे डी क्यू चार्ज ऐड करना है, डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज और ऐड करना है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, हाँ या ना? अरे बोलो यार, वर्क करना पड़ेगा ना, पोटेंशियल का डेफिनेशन भी तो यही होता था, यस सर। है ना। डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, यानी कि एक छोटे से चार्ज को इन्फिनिटी से किसी जगह पे लाने में कितना वर्क किया गया है, वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या बात सही है? क्या बात Yes, sir. सही है ना। Yes, तो sir. एक छोटा सा चार्ज अगर इस कंडक्टर में ऐड करना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी कि उसको इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा, जनरली हम इन्फिनिटी से ही लाते हैं। तो वर्क करने के लिए हमने पोटेंशियल डिफाइन किया कि पोटेंशियल क्या होगा भाई, पोटेंशियल होगा डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, है ना, जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल होगा ऑब्वियसली इस क्यू चार्ज को, डी क्यू चार्ज को ऐड करने के लिए। तो इसको हम जब आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है डी क्यू इंटू वी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, राइट, यस या नो? Yes, sir. तो अगर इसका पोटेंशियल कम होगा तो क्या वर्क भी कम करना पड़ेगा? अरे हाँ हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो चार्ज ज्यादा स्टोर किया जा सकता है, अगर पोटेंशियल कम होगा तो चार्ज को ज्यादा स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि कम वर्क में ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा। और हमारा यही तो था मोटिव, यही तो था
चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को ही तो कैपेसिटेंस बोल रहे थे हम, है ना। तो पोटेंशियल अगर कम होगा तो चार्ज को ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो इससे हमने समझा कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है क्यू पे भी और वी पे भी। क्यू पे भी डिपेंड करेगा और वी पे भी डिपेंड करेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये बेशक मैथमेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंट्स किया है लोगों ने, उससे पता चला है। पर इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि सिंस वर्क डन इज रिक्वायर्ड to put up or to add up a charge on a conductor, and obviously it depends on the potential of that conductor. So as low as the potential will be, the work done will also be required, will be also less, and the charge that can be stored onto that conductor will be more, right? So it is depending on the potential also. ठीक है, तो आप इसको लिख लो, इसको कॉपी कर लो फॉर्मूले को। Q is directly proportional to V, सॉरी ये आगे चला गया, अभी दिख रहा होगा। Q is directly proportional to V and Q equals to CV। तो C एक तरह से कांस्टेंट हो गया आपका, जो को आप कैपेसिटेंस भी बोलते हो, पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका Q by V। दिस इज योर फॉर्म। यानी कि एक X अमाउंट ऑफ चार्ज, एक Q चार्ज को स्टोर करने में कितना पोटेंशियल बढ़ जाता है। Capacitance is of a conductor is defined as the charge required to raise its potential through 1 unit। एक यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने में कितना चार्ज आपने स्टोर करा, ठीक है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड था, ये कैपेसिटेंस होगा बेसिकली। तो आपको क्या क्या लिखना है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये डेफिनेशन लिखनी है, ये फॉर्मूला लिखना है, और ये लाइन लिखनी है ये वाली, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या हुआ किसी कंडक्टर का, एक पोटेंशियल, एक यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने में कितना चार्ज आप स्टोर कर सकते हो, वो कैपेसिटी को आप कैपेसिटेंस बोलो, ठीक है, उस एबिलिटी को आप कैपेसिटेंस बोलो। इसको समझेंगे और आगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये लिख लो पहले, इतना लिख लो। इतना टाइम मैंने इसलिए दिया है आज की क्लास में क्योंकि आपका बेसिक है ये, बिल्कुल यू कैन से कि स्टार्ट से हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक बार हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया, फिर सब कुछ स्मूथ है। सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस क्या हुआ भाई? सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस साथ में लिख लेना। ऐसे बनाते हैं हम, एक वायर ऐसे बनाया, दो प्लेट्स लगाई और एक वायर ऐसे बनाया, ये सिंबल है, यहाँ पे बना भी हुआ है। फेराड इसका क्या होता है, यूनिट होता है, FARAD, कैपिटल F से इसको नोट करते हैं, ये ऐसा यूनिट होता है। फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। Capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge raises the potential of conductor by 1 volt। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। सर लिख तो लिया है पर फील नहीं आ रही, है ना। कैपेसिटेंस है क्या, ये Q बाई V कैसे आया? आपने बोल दिया कैपेसिटेंस तो एबिलिटी समझ में आ रहा है, पर ये Q बाई V की फील नहीं आ रही। बोलो हाँ या ना, आ रही है या नहीं आ रही है? नो सर। नहीं आ रही है? चलो समझते हैं, फील दिलाते हैं। तो अगला टॉपिक है वैसे तो आइसोलेटेड कंडक्टर, उससे पहले थोड़ी सी फील दिलाते हैं। तो देखो अगर मैं ऐसा बोल दूं ना कि किसी का कैपेसिटेंस 2 फेराड है, अगर मैं ऐसा बोल दूं, अभी समझ में आ जाएगा बिल्कुल इस छोटे से फॉर्मूले से। तो इसका मतलब यही होगा ना कि 2Q अपॉन V, यही होगा। अरे हाँ ना बोलो यार, कैपेसिटेंस यही तो होता है। तो इसका मतलब पता है क्या बच्चों, कि अगर मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाता हूं किसी कंडक्टर का, तो 2Q चार्ज में स्टोर कर पाता हूं। फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाता हूं किसी कंडक्टर का, तो मैं 2Q चार्ज स्टोर कर पाता हूं। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि 2Q चार्ज स्टोर करने में इस कंडक्टर का 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा टारगेट क्या था कि कम से कम पोटेंशियल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो, है ना, तभी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा उसका, राइट। अगर वोल्ट, ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो C कम हो जाएगा, ये तो हम चाहते ही नहीं है, तो V को कम रहना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है कि 2 फेराड कैपेसिटेंस किसी का है और उसके कंपैरिजन में अगर किसी का 4 फेराड कैपेसिटेंस है, तो सोचो वो क्या कर रहा है, वो 1 वोल्ट बढ़ाने के साथ साथ 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज को स्टोर कर पा रहा है। अरे समझ में आया? 4Q चार्ज स्टोर कर देता है वो, जबकि उसका केवल 1 वोल्ट ही बढ़ता है। और जबकि ये फर्स्ट वाला जिसका 2 फेराड था, वो केवल 2Q ही स्टोर कर पा रहा है 1 वोल्ट बढ़ाने के साथ साथ। तो समझ में आया, अब बात समझ में आई आपको?
कैपेसिटेंस ज्यादा तब होगा जब ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे कम पोटेंशियल बढ़ाने के साथ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। किसी को समझ में आया या नहीं आया? देखो बहुत बहुत ही कीनली मैंने आपको समझाया है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सी क्यू बाई वी क्यों होता है ये भी बता दिया, और कैसे आप इसको यूज करने वाले फॉर्मूले को ये भी बता दिया। ठीक है, अच्छा नोट लिख लो जल्दी से, एक जल्दी से नोट लिख लो। सी डिपेंड्स, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है ये भी तो बताना पड़ेगा ना, बाद में पूछ लोगे तुम मुझसे। ऑन कंडक्टर, इसका बना हुआ है कैपेसिटर, कंडक्टर डायमेंशंस कैसा दिखता है ना, उसके डायमेंशंस क्या, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा डायमेंशन के साथ किस पे डिपेंड करेगा, डायमेंशंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम में रखा हुआ है वो। ठीक है, कैपेसिटर जिस भी मीडियम में रखा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है आगे बात करेंगे। ये लिख लो जल्दी से, लिख लिया सबने? गिव मी थम्स अप। ओके, आगे चलते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर को समझते हैं। सर हाँ सर फॉर्मूला के हिसाब से तो सी क्यू और वी पर भी डिपेंड करना चाहिए। बेटा क्यू और वी पे तो करता ही है, क्यू और वी तो उसकी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसका डिपेंडेंस किस चीज पे है हम वो पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, कितना चार्ज आप स्टोर कर पाओगे कितने वोल्टेज बढ़ाने के साथ में, वो तो उसका डेफिनेशन हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस चेंज कैसे करेंगे। तो अगर हम उसका डायमेंशन चेंज कर देंगे तो भी कैपेसिटेंस पर चेंज किया जा सकता है, और मीडियम जो अगर हम चेंज कर देंगे, जिस मीडियम में कैपेसिटर रखा हुआ है, तो भी चेंज किया जा सकता है। ऑब्वियसली क्यू और वी पे तो डिपेंड करेगा ही, सही, तो फॉर्मूले से हम पता कर ही रहे हैं। लेकिन क्यू और वी का कंडीशन हम सेम रखें, यानी कि सेम बैटरी हम यूज करें। सपोज करो आपने 10 वोल्ट की बैटरी में कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसमें जितना चार्ज वो कैपेसिटर स्टोर कर पाएगा, जितना वोल्ट बढ़ा के, वो तो सेम रहेगा। लेकिन अगर आपने उस कंडक्टर की या उस कैपेसिटर की डायमेंशन चेंज कर दी और उसकी मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो बैटरी भले ही सेम रखो, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ये बात हो रही, आई बात समझ में? ओके सर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मैं आपको ये बच्चों नोट्स में अगर आपको लिखना है लिख लो, क्योंकि ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है, केवल समझाने के लिए लिखा है मैंने। ये नोट आपने लिख लिया है क्योंकि ये भी मैं हटा रहा हूँ, ये नोट्स में आपको नहीं मिलेंगे, मैं पहले से बता रहा हूँ। हटा दूं? ओके, हैंड रेज कर दिया करो अगर कोई ऐसा हो ना जिसको सर रुको आप बहुत जल्दी कर रहे हो, मुझे हटाना, हटाओ मत, मुझे लिखना है, तो हैंड रेज कर दिया करो। ठीक है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो मैं समझ रहा हूँ हटाना है। ओके, किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कोई एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो एक चार्ज लिया हमने क्यू, स्फेयर को दे दिया, इसका रेडियस ले लिया आर। ठीक है, कंडक्टर क्या था, स्फेरिकल था। ठीक है, इसका हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है। करते हैं ना कई बार हम ऐसा, अज्यूम कर लेते हैं किसी पॉइंट पे सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, इस सरफेस पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा के क्यू बाय आर। अब ये मत पूछना कैसे आया, फर्स्ट चैप्टर से आया, पहला चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब ये याद होना चाहिए था। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर में पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब याद होना चाहिए आपको, है ना। तो सी क्या हो जाएगा आपका, क्यू बाई वी, फॉर्मूला पता था हमको। तो v की जगह अब हम क्या रख देंगे, इस फॉर्मूले को रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैसे आया, v की जगह हमने रख दिया के क्यू बाय आर, किसमें, इस वाले फॉर्मूले में, c इक्वल्स टू क्यू बाई वी वाले फॉर्मूले में, q अपॉन के क्यू अपॉन आर। q से q कट हुआ, ये हो गया r अपॉन k, ये बना। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला आ गया, इसको लिख लो। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है डेरिवेशन में? ओके, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। हम देख सकते हैं यहां से, रेडियस बड़ा होगा कैपेसिटेंस बड़ा होगा। ठीक है, द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर्स, होलो और सॉलिड। होलो होगा या सॉलिड होगा, आइदर केस में आपका इक्वेशन वैलिड है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू यही होगी, है ना, कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, इसका रीजन क्या है कि ये डिपेंड तो कर ही नहीं रहा है ना चार्ज पे, तो एक तरह से रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है स्फेरिकल कंडक्टर का, और इसकी रेडियस या डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये डिपेंड कर ही नहीं रहा है और किसी चीज पे, एक तो ये डिपेंड कर रहा है मीडियम पे और एक डायमेंशन पे जो हमने अभी बात करी। ठीक है, तो हॉलो हो या सॉलिड हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे चलें। इफ द स्फेयर इज इन मीडियम देन c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर इनटू आर। अब ये फॉर्मूला आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था। मीडियम का परमिटिविटी आपको मल्टीप्लाई कर देना है फ्री स्पेस से, अगर आपका कंडक्टर जो है वो किसी मीडियम में रखा हुआ है। ये तो हमने फ्री स्पेस में रख दिया था, इस केस में तो हमने फ्री स्पेस में रख दिया था, है ना। लेकिन अगर किसी मीडियम में रखोगे तो आपको सिंपली उसके परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करना है। एनी डाउट्स? अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कैपेसिटी या सॉरी कैपेसिटेंस जो होता है अर्थ का वो 711 माइक्रोफेराड के बराबर है। अर्थ भी एक तरह से कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो टोटल 711 माइक्रोफेराड है। दिख रहा है आपको? आपको ऐसा लग रहा है बहुत कम है, बहुत ज्यादा है ना। 711 माइक्रोफेराड। कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट जस्ट फॉर यू नो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ये जो भी पढ़ाया मैंने क्लियर है? यस सर। ये 5 मिनट और एक्सटेंड करेंगे हम क्लास को, देन विल रैप अप। ठीक है, एक क्वेश्चन करके जल्दी से। ओके, दो आइसोलेटेड कंडक्टर हैं, चार्ज है, कैसे चार्ज किए? ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन का, कंडक्टर है तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया? कंडक्ट कर दिया हमारी इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। चलो, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ऑफ जो हुआ क्रिएट 100 वोल्ट का वाज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफरिंग 6 into 6.25 into 10 to the power 15 इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे। कैपेसिटेंस बताना है आपको इस सिस्टम का, कैपेसिटेंस कितना होगा इस सिस्टम का जब इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे गए हैं 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो Q इक्वल्स टू CV या फिर C इक्वल्स टू Q बाई V। लगा दो जल्दी से, चलो मैं ही लगा देता हूं। C इक्वल्स टू Q बाई V। Q पता नहीं है कितना था, पता था Q नहीं पता था तो निकालना बात आना पड़ेगा। Q इक्वल्स टू होता है Ne, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है ऑलरेडी कितना होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो किससे? V से। V कितना था? 100 वोल्ट, है ना। कितना आ जाएगा? कैपेसिटेंस आ जाएगा 10 माइक्रोफेराड। माइक्रो, पीको, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कितना होता है पीको, माइक्रो, ये सब पता होना चाहिए आपको। 10 to the power 12 जैसे पीको होता है, 10 to the power 12 -12, सॉरी। ठीक है, ये सब आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन हम बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है स्फेरिकल पे, स्फेरिकल कैपेसिटेंस पे। 30 सेंटीमीटर का रेडियस का स्फेयर है ना। इसका आंसर निकाल के दे दो जल्दी से। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, देखते हैं किसका आंसर निकल के आता है। कैपेसिटेंस निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कितना आपका कैपेसिटेंस होगा। क्या मैं खुद को पढ़ा रहा हूं या कोई क्लास में ध्यान दे रहा है? यस सर। निकाल दो फिर जल्दी से। फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने। के की वैल्यू कोई नहीं पूछेगा वरना डांट पड़ेगी। के की वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए सबको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात हो रही है यहाँ पे। आपको रेडियस मीटर में लेनी है, सिंस किसी ने पूछा नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मीटर में लेनी। ठीक है, 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई कर देना 36 को। किसी का आंसर आया नहीं अभी तक? इतना डिफिकल्ट तो नहीं था ये। चलो मैं करता हूँ सॉल्व। करूं या कोई कर रहा है? सर ए आ रहा है 40 पिको फैराडे। वेरी गुड। फेराडे नहीं बच्चा, फेराड। फेराडे तो साइंटिस्ट का नाम था, है ना। जी सर। फेराड। वेरी गुड, वेरी गुड।
किसका आया आंसर, एक बार नाम बताना आपको। सर हुदा खालिद। उदा, वेरी गुड उदा, वेरी गुड शानवी। कोई बात नहीं, जिसका आंसर गलत आ रहा है सही आ रहा है वो बाद में डिस्कस करेंगे। सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने बोला प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। चलो आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इधर देखो 36 सेंटीमीटर इसका रेडियस था। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/9 इंटू 10⁻⁹। जिसको नहीं पता वो अब लिख लो, ऐसा नहीं अब भी भूल जाओ, अभी भी नोट नहीं करो। आर क्या हो गया, 36 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में ना ऑलरेडी। चलो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 36 कटा 4 टाइम्स, ये नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 10⁻11, या फिर ऊपर जाके ये बन जाएगा आपका 40 इंटू 10⁻⁻12, जिसको कि हम बोल सकते हैं क्या, 40 पिको फेराड। ठीक है, जो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। इजी था क्वेश्चन, हाँ इजी था क्वेश्चन तो। चलो ये होमवर्क है, इसको नोट कर लो, होमवर्क को नोट कर लो। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पेन से नोट करना है पेन से भी नोट कर सकते हो, आइदर केस जो भी आपको सही लगे। हो गया? वैसे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चंस का, बेस्ट स्क्रीनशॉट लेके, पर उसको सॉल्व करना ऐसा नहीं कि वो फोन में रखा हुआ है उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, अगली क्लास में सर पूछ रहे हैं कि क्या करा होमवर्क, तो आप बोलोगे सर कौन सा होमवर्क है। I tried my best to give you an understanding of capacitance as well as other devices like Wheatstone bridge and meter bridge. I hope आपको समझ में आया होगा कुछ अगर नहीं भी आया तो आप रिवाइज करो अपने नोट्स को और फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो इन पे। आज हम थ्योरेटिकल पार्ट हमने ज्यादा किया है, हम इसके क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका ये होमवर्क तो है ही सही, साथ में आपको क्या करना है अगली क्लास में, एक तो कैपेसिटेंस जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं तो आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आगे वाले टॉपिक्स आप रिवाइज करके आओ। ठीक है, पुराना वाला जो पढ़ा हुआ है रिवाइज करके आओ, आगे वाले टॉपिक्स आप एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार देख के आओ, जो आने वाला अगला टॉपिक है आपको उसमें मिल जाएगा लिस्ट में, है ना। और क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करने हैं, तीसरा टास्क क्या है, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चाहे तो आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, चाहे आप दूसरी बुक्स आपके पास जो है उससे कर सकते हो, और मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, होमवर्क के लिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डीपीपी। डीपीपी समझते हो आप लोग, डीपीपी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वो आप सॉल्व कर दो, करो साथ में, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में। ठीक है, तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है, एल्स विल रैप अप द क्लास। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, हेलो एवरीवन, आप प्लीज 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा। सब लोग रुक जाएंगे अभी। ओके, नोबडी विल लीव द क्लास, वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ, तो दिल्ली के सभी बच्चे यहाँ पर हैं। ओके, हिमाचल वाले ही जा सकते हैं, दिल्ली वाले बच्चे रुक जाइएगा। ओके, पूजा, इंदुस, आयुष, अंशिका, ठीक है, डन। ओके बेटा, सभी को कैमरा ऑन कर लेते हैं